हाँ बच्चों, बच्चों यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है थर्मोडायनेमिक्स। अब सबसे पहली बात सर, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स बता दो है क्या। देखो बच्चों, बहुत अच्छी सी आसान सी बात है बेटा, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है किसी भी सिस्टम से हीट का आना जाना, यानी कि लेन देन। सिस्टम क्या होता है सर बेटा, आप जिस भी टेस्ट ट्यूब को अपनी स्टडी के अंदर रखते हो, आपके लिए मतलब थर्मोडायनेमिक्स में वो सिस्टम कहलाता है, और उसके बाहर की पूरी दुनिया आपके लिए सराउंडिंग कहलाती है। कोई दिक्कत? हेलो, फिर से बता दीजिए। फिर से सुन लीजिए बेटा, आपकी वो वेजल, आपका वो डब्बा, आपकी वो टेस्ट ट्यूब, आपका वो इंजन, आपका वो मशीन, आपका वो कोई भी सिस्टम कहलाता है जिस पे आप स्टडी कर रहे हो। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकता है, इसके अंदर एक इंजन हो सकता है जिसके अंदर फ्यूल का कंबशन हो रहा है ताकि वो कंबशन होके एनर्जी प्रोड्यूस करे जिससे गाड़ी आगे बढ़े। हेलो, तो कोई भी ऐसा केंद्र जो आपकी स्टडी के अंदर इंक्लूडेड है, वो उसको आप बाउंड्री, वो बाउंड्री हो सकता है फिजिकल हो, वो बाउंड्री हो सकता है मेंटल हो, मतलब इमेजिनरी हो, जो आपकी स्टडी के अंदर है। मतलब इसमें 10 रुपये की हीट आई, 10 जूल हीट आई, तो आप अच्छा, आपके लिए कंसर्न की बात है कि अरे वाह 10 जूल आ गई। इससे 10 जूल चली गई तो आपके लिए कंसर्न की बात है, अरे यार 10 जूल चली गई। तो कोई भी ऐसा इनक्लोजर जिसके हीट एक्सचेंज करने पे आपको स्टडी करना हो, वो चीज़ सिस्टम कहलाती है। और उसके बाहर पूरा ब्रह्मांड आपके लिए सराउंडिंग है, आपके लिए मतलब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के दौरान। बात समझ में आती है? जी बेटा। फिजिक्स में जो हम लोग सिस्टम लेते हैं उसमें एक सिलेंडर, एक पिस्टन और तीसरा दो सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसे लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में पिस्टन नहीं आता। अभी मैं फिर से एक बार, मैंने उर्दू नहीं बोला, मैं फिर से जो बोला हूँ उसको रिपीट कर देता हूँ। मेरी ये बाउंड्री इमेजिनरी हो, मेरी ये बाउंड्री प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हो। इसके अंदर कोई इंजन आ जाए, कोई पिस्टन आ जाए, कोई अदरक आ जाए, कोई लहसुन आ जाए, ये इसके अंदर जो भी आए जिसकी हीट के लेने या देने पे मुझे स्टडी करनी हो, ये सिस्टम कहलाएगा। हेलो, ये सिलेंडर हो, इसमें पिस्टन लगा हो, ये कोन हो, ये कोई रिएक्शन हो, A+B फॉर्म C+D, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो भी स्टडी के अंतर्गत है, स्टडी क्या कर रहे हो, हीट आने या जाने की स्टडी। हेलो, जिस चीज के भी हीट एक्सचेंज की मैं स्टडी कर रहा हूं, वो चीज मेरे लिए सिस्टम है। उसके बाहर की दुनिया, ब्रह्मांड, मेरे लिए, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं तो सराउंडिंग है। तकलीफ? आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट। अब मास्टर तो थर्मोडायनेमिक्स तो इंट्रोड्यूस हो गई, आओ इंग्लिश पढ़ा दो मास्टर। इंग्लिश स्टार मार्क करके इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अपन कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करता है विद स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और विथ एनर्जी चेंजेस। मतलब बात हो गई एनर्जी एक्सचेंज की। अच्छा, किसका? ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब मास्टर मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? बेटा, जब भी हम किसी भी चीज पे एनर्जी एक्सचेंज स्टडी करेंगे ना, तो वो स्टडी हम उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे ही करेंगे। अब सर ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बेटा, हर वो प्रॉपर्टी को हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे ना हो, जो बड़े लेवल पे हो। मतलब सर, मतलब ये कि तुम्हारे घर में 1000 रुपया का आटा आया, 500 रुपये पोस्ट ऑफिस में दिया, पापा 10,000 रुपये कमा के लाए, ये तुम्हारे घर की माइक्रो इकोनॉमी है। निर्मला सीतारमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो हेलो, क्योंकि वो देश की इकोनॉमी पे बजट बनाती है, वो मैक्रो इकोनॉमी देखती है। मैक्रो और माइक्रो का फर्क समझे? माइक्रो मतलब छोटी, बहुत छोटी, तुम्हारे घर का, तुम्हारे बिजनेस का। मैक्रो मतलब एक पूरी की पूरी कंट्री का, संस्था का। हेलो,
तो हर वो प्रॉपर्टी जो डील करती है नरे मॉलिक्यूल, तू बेंट है, तू वाटर है, तू लीनियर है, तू CO2 है, ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसी हर वो प्रॉपर्टी जो छोटी छोटी एटम्स मॉलिक्यूल को डील करती है, उससे उसकी स्टडी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं करते। थर्मोडायनेमिक्स में हम कैसी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं? जो बल्क बिहेवियर को दर्शाए। हेलो सर, ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बताओगे? अरे रुक जाओ, पूरा चैप्टर में बताएंगे, लेकिन अभी जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम एनर्जी एक्सचेंज पढ़ते हैं पर मॉलिकुलर लेवल पे नहीं, मैक्रोस्कोपिक बल्क लेवल पे। इन्वॉल्विंग लिखा भी है, इन्वॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रादर देन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग अ फ्यू मॉलिक्यूल्स। मतलब हम जब ये स्टडी करेंगे तो इसे 2 ग्राम 4 ग्राम हम बात करेंगे बल्क की। हेलो हेलो, मतलब 2 ग्राम 4 ग्राम नहीं बोलना चाहिए भाई, 2 ग्राम में भी मोलो में मॉलिक्यूल हो सकते हैं ना। मतलब ये नहीं कि 2 4 10 मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, हम बल्क में बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब सर कौन सी प्रॉपर्टी बल्क बिहेवियर को दर्शाती है बताऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक टर्म्स। इंट्रोडक्शन के बाद कैपिटल है थर्मोडायनेमिक की कुछ डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक का पहला टर्म है बच्चों सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैं बता तो चुका हूँ, लिख भी लीजिए क्योंकि स्कूल में आपके लेवल पे पता होना चाहिए। डेफिनेशन आती है, कहता है सिस्टम जो होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ये रेफर करता है उस पार्ट ऑफ यूनिवर्स को इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूट्स द सराउंडिंग। जिसमें आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो आपके लिए सिस्टम है, बाकी पूरा आपके लिए सराउंडिंग है। तो यूनिवर्स क्या हो गया? यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बात समझ में आती है? मतलब अगर ये यूनिवर्स है तो जिस चीज़, ये मान लो पूरा गोल गोल यूनिवर्स हो गया, तो जिस चीज़ पे आप स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम है, और उसके बाहर जहाँ डंडी खींची है वो सराउंडिंग है। सराउंडिंग और सिस्टम मिला के यूनिवर्स बन जाता है। कोई तकलीफ? इंट्रोडक्शन में पॉइंट क्रमांक 2। दूसरा पॉइंट है भैया सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं मास्टर? बेटा सिस्टम थर्मोडायनेमिकली हम केवल 3 प्रकार के मानते हैं। क्या क्या मानते हैं सर? बेटा पहला होता है ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या है सर? ओपन सिस्टम कह रहा है, ओपन सिस्टम इज इन एन ओपन सिस्टम कॉमा देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब लिखा फिगर ए है, तो आइए देखें फिगर ए क्या बना है। वाह 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 वाह, सुंदर फिगर। देखो बेटा, आप सब ने एक पतीले में गैस में कभी ना कभी पानी उबाला होगा। हेलो हेलो, अच्छा, वो पतीला आपके लिए सिस्टम है, उसमें पड़ा पानी आपके लिए सिस्टम है। अब जब भी आप पानी को उबालते हैं बच्चों, तो क्या पतीले के नीचे से हीट जाती है? हाँ, मतलब अगर पतीला आपका सिस्टम है तो सिस्टम हीट एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग से। सराउंडिंग क्या है? गैस का चूल्हा, इसी तैसी करा है। हमको केवल उस पतीले में अपना ध्यान फोकस करना है क्योंकि वो सिस्टम है। तो क्या सिस्टम को सराउंडिंग से एनर्जी मिल रही है? बोलना पड़ेगा। हाँ मिल रही है सर। ऊपर से वो खुला है तो आप देखोगे भाप भी निकलेगी। तो क्या सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर, मास एक्सचेंज हो रहा है? हाँ। तो ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जब मास और एनर्जी, यानी कि मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। हेलो, अच्छा। दूसरा सिस्टम होता है भैया क्लोज्ड सिस्टम। कहता है, आइए क्लोज सिस्टम फोटो से दिखा दूं। क्लोज सिस्टम मतलब एक ऐसा कुकर जिसके ऊपर आपने मस्त ढक्कन लगा दिया हो एकदम तेजी के साथ। तो मस्त ढक्कन लगा देंगे तो क्या होगा सर? एनर्जी एक्सचेंज कर लेना, मैटर एक्सचेंज कट्टस नहीं होगा। हेलो, अरे मुंह बंद कर दिया सर। हेलो हेलो, यस सर, ठीक है। तीसरा सिस्टम क्या होता है सर? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब दोनों एक्सचेंज ना हो सके, ना एनर्जी लेन देन हो पाए ना मैटर का लेन देन हो पाए। जैसे एग्जांपल दूं आपको, हालांकि आइसोलेटेड सिस्टम प्रैक्टिकली बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन हाँ फिर भी एक होती है बेटा वो वाली बॉटल, वो मिल्टन की बॉटल, वो जो आपने शायद देखी होगी स्टील की। उसमें अगर आप ठंडा पानी या गर्म चाय रखो तो काफ़ी समय तक, ये नहीं कि हमेशा के लिए, पर काफ़ी समय तक गरम गरम रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। हेलो, ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब वो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करा, और अगर उस थर्मस का ऊपर से मुंह बंद है, मतलब ढक्कन बंद है, तो मैटर तो एक्सचेंज करेगा ही नहीं। हेलो, तो ये होते हैं बच्चों 3 प्रकार के सिस्टम। नेक्स्ट
इन आगे बढ़ रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन में कैपिटल बी लिख रहे हैं। कैपिटल बी है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब पहला तो हो गया सर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन के आधार पे जाओगे तो सिस्टम के फर्दर दो प्रकार होते हैं। क्या? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सर कॉम्पोजिशन मतलब बेटा जो भी तेरे एनर्जी एक्सचेंज के लिए तू जिसको भी ऑब्जर्व कर रहा है वो सिस्टम है। अब वो सिस्टम में जो जो चीज़ें हैं, अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बच्चों हमारे डब्बे के अंदर हमेशा क्या होगा? एक केमिकल चेंज। हेलो, इन जनरल केमिस्ट्री में हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में आप जो भी फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात किए होंगे, हम केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं ऑब्वियसली। तो हमारे लिए तो सर वो रिएक्शन हो रहा होगा। अच्छा, अगर वो रिएक्शन का सबका स्टेट सेम है तो होमोजीनियस, अलग अलग है तो हेट्रोजीनियस। आइए इंग्लिश पढ़ा दूं। कहता है सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब गैस है तो सगले गैस है प्रोडक्ट बनने के बाद भी, लिक्विड है तो सगले लिक्विड है, सॉलिड है तो सगले सॉलिड है। हेलो, सगले मतलब सब, ऑल। बच्चों ठीक है। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस में सिस्टम इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस व्हेन इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट इज इट कंसिस्ट टू और मोर फेजेस। मतलब उसमें सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, कम से कम एक से ज़्यादा फेज अगर मौजूद है, सब सेम फेज में नहीं है, तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। क्या आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल सी इंट्रोडक्शन में हम अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पे डील कर रहे हैं। हमको ये तो पता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो बल्क बिहेवियर को डील करती है। होती क्या है आइए देखते हैं। इंग्लिश लिखी हुई है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में, ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच अराइज फ्रॉम द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर आर कॉल्ड मैक्रोस। बल्क मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे नहीं, ओवरऑल बड़े बड़े बल्क बिहेवियर पे डील करें। अब सर कौन करती हैं आइए। कहता है ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी होती है ना, इसे आप समझोगे, जब भी समझोगे तो एक्चुअली ये दो प्रकार से दो क्लासेस में डिवाइड की गई है। एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये बहुत ज़रूरी है बच्चा सुनना, है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो बच्चों, हर प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जिसे कि फर्क ना पड़े कि अमाउंट कितना है, वो कहलाती इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंग्लिश पढ़ देता हूं। कहता है द प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब हर वो प्रॉपर्टी, इसको मैं याद कराने के लिए ऐसे बोलता हूं बच्चों, इंटेंसिव को IN से शुरू हो रहा है, ब्रैकेट में लिख देना इंडिपेंडेंट, ये याद करने के लिए है, कहलाता नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब जिसको इससे फर्क ना पड़े कि कितना है, जिससे इससे फर्क ना पड़े कि जो भी आप सिस्टम के अंदर जो भी आपने मैटर लिया है वो मैटर कितना है, कैसा है, उसको कितना है, कैसा है, इससे फर्क ना पड़े, इससे इंडिपेंडेंट हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं इंटेंसिव। हेलो। और हर वो प्रॉपर्टी जिसको इस चीज से फर्क पड़े कि कितना है वो कहलाती है एक्सटेंसिव। इंग्लिश पढ़ देता हूं। द प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू को फर्क पड़े, डिपेंड करे किस पे कि क्वांटिटी कितनी है मैटर की प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करता हूं बच्चों, सर आपने ये तो कर दिया, अब थोड़ा सा हमको एग्जाम्पल समझा दो। तो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आइए उसको मैं आपको समझा दूं। देखो बच्चों, मान लो ये एक डब्बा है, इस डब्बे में मैंने रसना भरा। क्या भरा? रसना। पियो, कभी देखा है? अच्छा चलो, मैं मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूं, फिर से आओ। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में फर्क क्या है आइए देखें फिर से। आवाज आ रही सबको मेरी? बोलना पड़ेगा। चलो, अब बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक डब्बा है और उस डब्बे में मैंने बहुत सारा रसना डाला है। ठीक है, रसना सबने अरे कोल्ड ड्रिंक डाली है, इसे सीख रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक डाली है। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ, मान लो ये 1 लीटर का डब्बा है। ठीक है, अब इस 1 लीटर के डब्बे को मैं आधा कर दे रहा हूँ।
अब हर वो प्रॉपर्टी जो इसके आधे करने पे आधी हो जाए, उसको अमाउंट से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, खुद बताओ। हर वो प्रॉपर्टी जो कि इस डब्बे में पड़े हुई कोल्ड ड्रिंक को आधे करने से आधी हो जाए, तो हाँ सर, अगर आपने आधी किया इस डब्बे को, आधा आधा लीटर एक जगह दे दिया, आधा लीटर एक जगह दे दिया। अब हर वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट के आधे करने पे आधी हो जाए, वो अमाउंट को उससे फर्क पड़ रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? एक्सटेंसिव। और हर वो प्रॉपर्टी जिसको फर्क ना पड़े, हर वो प्रॉपर्टी जिसको इसको इस 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक को आधे करने से फर्क ना पड़े, उसको क्या कहूंगा मैं? उसको क्या कहूंगा मैं? इंटेंसिव। अब आप लोग बच्चों इसके लिए बहुत रॉकेट साइंस चलाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से बता सकते हो। अब बताओ मुझे, आप एक काम करो, इधर की कोल्ड ड्रिंक से 1 चम्मच पी लो और इधर की कोल्ड ड्रिंक से 1 चम्मच पी लो, टेम्परेचर में, ठंडक में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मतलब टेम्परेचर को आधा करने से कोई फर्क पड़ा? तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव। अच्छा, अब बताओ आप, मान लो मैं बात करूं मिठास की, भाई आप इधर से 1 चम्मच पी लो, इधर से 1 चम्मच पी लो, क्या कोल्ड ड्रिंक में फर्क पड़ेगा कि ये ज़्यादा मीठी, ये कम मीठी? नहीं। मतलब कंसंट्रेशन भी कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव। अच्छा, अब मैं बात करूं, मान लो फॉर इंस्टेंस आप यहां की 2 बूंद उठाओ और यहां की 2 बूंद उठाओ और दोनों की डेंसिटी चेक करो कि कितनी डेंस है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? ये अगर आपको न भी पता हो तो मैं बता दे रहा हूं बेटा, नहीं फर्क पड़ेगा। डेंसिटी भी अरे सेम ही होगी सर। हेलो, अच्छा। अब मैं बात करता हूं एक्सटेंसिव की। अगर यहाँ पे मान लो मैंने पहले ये पूरी कोल्ड ड्रिंक, या कोल्ड ड्रिंक मैं जान के रसना बोला था, कि मान लो मैंने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम रसना बढ़िया अच्छे से घोल दिया, है ना। अब अगर मैं आधा करा हूँ तो इस तरफ कितना ग्राम रसना बचा होगा? 50 ग्राम, और इस तरफ कितना? 50 ग्राम। तो वेट कैसी प्रॉपर्टी हो गई? वजन। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई? नंबर ऑफ मोल्स कैसी प्रॉपर्टी हो गई? बात समझ में आ रही है? हेलो, अगर मैं यहां का प्रेशर निकालूं, फॉर इंस्टेंस अब इस डब्बे में ये मान लो रसना नहीं पड़ा, इस डब्बे में मान लो गैस है, मैंने डब्बा आधा कर दिया, तो ये आधी गैस का प्रेशर आधा हो जाएगा, तो प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी हो गई? बोलो, बात समझ में आ रही है? हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। अब बच्चों मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूं। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? मास कैसी प्रॉपर्टी थी? वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी थी? मतलब 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या हो गया? अच्छा, कंसंट्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला आपने क्लास फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, मोलारिटी। मोलारिटी का कोई फॉर्मूला बता दे मुझे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही होता है क्या? बोलना पड़ेगा। अरे क्या हो गया? हेलो, आवाज आ रही मेरी? बच्चों जो भी पढ़ना चाह रहा हो वो रिस्पॉन्ड करता रहे, वरना मैं फॉर्मेलिटी करके ख़त्म ही कर दूंगा बेटा। हेलो, हाँ,
तो प्लीज़ थोड़ा सा जब जब अफर्मेटिव आए तो दे दो, मुझे पता है सिलेबस बस ख़त्म करना है, लेकिन थोड़ा सा बेटा कि है ना, मास्टर को पता तो चलता रहे जी। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, से मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसी प्रॉपर्टी थी? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या हो गया? अच्छा, बात समझ में आती सबको? अच्छा, तो एक ये कॉमन सेंस ज़रूर होना चाहिए कि भाई सर इंटेंसिव एक्सटेंसिव आप ऐसे सोच के आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और एक और आप ऑब्जर्वेशन को आज से याद रख सकते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। अब कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दूं। हाँ बच्चों, पहला एग्जांपल है बच्चों, पहला एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, ये किसके लिए एग्जांपल है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए। टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? अच्छा ये बच्चों अपन ने वो गलत लिख दिया। अब प्रेशर को अपन ने एक्सटेंसिव, सर ये कैसे याद करेंगे यार, प्रेशर कैसे याद करेंगे? तो आपने सर इसको तो एक्सटेंसिव में लिखा था बेटा। वो एक्चुअली मैंने गैसेस को डब्बे में बंद करके आधा करके सोचा, वो गलत सोचा। मैं बता देता हूँ मैंने गलती कहाँ कर दी। एक्चुअली आप इसको ऐसे सोच सकते हो, इतनी ऑब्जर्वेशन तो अपने को याद हो गई थी ना कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव ही होता है। हेलो, अच्छा, एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन से आपको ये याद हो जाएगी बात। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा है बच्चों? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब बच्चों ये बताओ, अगर एक पूरा का पूरा डब्बा है, डब्बे को आधा कर देने से मैं कहता हूं चलो तुमको इस आधे डब्बे को दबाना है, तो अगर पूरे डब्बे को दबाना होता तो फोर्स दुगना लगता, आधे को दबाना है तो आधा लगेगा। हेलो, मान लो यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, सिस्टम में कुछ भी मान सकते हैं, तो पूरे पत्थर दबाने होते तो 10 रुपए का फोर्स लगता, आधा दबाना आधा ही फोर्स लगेगा। तो फोर्स तो सबको समझ में आ रहा होगा कि अमाउंट का फर्क पड़ रहा है, एक्सटेंसिव है। अब अगर फोर्स एक्सटेंसिव है, आवाज आ रही मेरी? हेलो, अब अगर फोर्स एक्सटेंसिव है तो बात करता हूं मैं एरिया की। आधे करने पे एरिया तो आधा हो ही जाएगा। तो बच्चों फोर्स एक्सटेंसिव, एरिया एक्सटेंसिव, और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया अगर प्रेशर है तो ये हो जाएगा इंटेंसिव। ऐसे आप सोच सकते हो कि प्रेशर इंटेंसिव कैसे है। कोई तकलीफ नहीं बेटा, वो हमने सोचने का दायरा हमारा गलत था। आइए एक बार फिर से उसको मैं दिखा दूं। उसमें हमने ये माना था, ऐसा सोच के मैंने आपको एग्जांपल चेंज करा दिया था। मैंने कहा था अब ये सोच लो कि इस एक डब्बे में गैस है। हेलो, अच्छा, अब आधा करने पे अगर आपको प्रेशर निकालना है तो बेटा प्रेशर अगर आप निकालोगे तो प्रेशर गैस का क्या होता है? आपने स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ा है, NRT अपॉन V, पढ़ा है ना? अच्छा, तो मान लो बेटा यहां पे टोटल प्रेशर अगर P था तो आधे पे प्रेशर कितना होगा? बेटा आधे पे मोल्स भी तो N/2 हो जाएंगे। प्रेशर तो मोल्स घट गए ना। हेलो, R आया, T आया, वॉल्यूम भी तो घट गया ना। तो एक्चुअली ये P बाय आपका, अगर पहले ये अगर आप इसको P बोल रहे हो तो नए प्रेशर को मान लो मैं कहता हूं P डैश, तो P डैश जो होगा ये हो जाएगा P/4। हेलो, अच्छा, ये बात हो गई ओवरऑल की, लेकिन बेटा मोल्स भी तो आधे हो गए और वॉल्यूम भी आधा हो गया। तो अच्छा नहीं यार, अपन ने गड़बड़ कर दिया क्या? 2 तो कट जाएगा ना, 4 क्यों आएगा? देखो एक बार फिर से भाई, अगर P था NRT अपॉन V और P डैश आधा करने पे हो जाएगा N/2 RT अपॉन V/2, तो 2 तो कट जाएगा ना यार। अपन ने सॉरी, अच्छा मैं नीचे और वो कर दिया तो कट ना गया, तो ये P बराबर नहीं हो गया, P डैश बराबर नहीं हो गया P के। हेलो, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि सर हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपका वो होता है क्या,
हर गैस जो होती है वो वॉल्स पे इक्वल प्रेशर लगाती है। हेलो, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के केवल। हेलो, चलो बात समझ में आती है सबको? पक्का? बेटा हमेशा मेरी बात सुन लो, हमेशा सोचना ऐसे ही है, कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है उसके लिए उसका बेसिक फिजिक्स का फॉर्मूला याद करो और उसके फॉर्मूले से ही सोचो कि वो एक्सटेंसिव होगी कि इंटेंसिव होगी। कोई तकलीफ? चलो हटा दूं? चलो बेटा आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ये हो गया। अच्छा अभी थोड़े से एग्जांपल्स और हैं। कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव तो इंटेंसिव हो जाएगा। कोई तकलीफ? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट। अच्छा अब डाइपोल मूवमेंट बेटा एक्चुअली क्योंकि डाइपोल मूवमेंट बच्चों इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ, अगर आपको मैं एक ऐसे डिफाइन कर दूं, नहीं बच्चों ये याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें याद रखो, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट को बच्चों फर्क नहीं पड़ता। अगर खैर ऐसे भी सोच लो तो आपको एक सोचने का तरीका तो मैं दे ही सकता हूं कि फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये पूरे डब्बे में HCl मॉलिक्यूल पड़े थे। हेलो, है ना। तो HCl आधे कर दोगे तो भी मॉलिक्यूल्स तो HCl ही हैं, तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज वो तो सेम ही रहेगा। हेलो, है ना। पर एक्चुअली सच्चाई बताऊं बच्चों, कुछ बातें फिर याद रखनी पड़ेंगी आपको, है ना। डाइपोल मूवमेंट इंटेंसिव होता है, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्क नहीं पड़ता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर आपने हालांकि 12th में फिजिक्स में अच्छे से इस बात का ज्ञान मिलेगा आपको, पर फिर भी ऐसे आपको बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अर्थ होता है कि जैसे कभी भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो उसको डिफ्रैक्ट करते हैं। बच्चों 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। चलो बच्चों आगे बढ़े। तो अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगी। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? ये तो आप लोग को याद भी रखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से बात कर सकते हो। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन? फोर्स एक्ट, सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। याद करो अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ा है। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है बेटा? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन मोल्स। भाई अगर n मोल्स की वॉल्यूम V है तो 1 मोल की वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगी, तो V अपॉन n। हेलो, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चों गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का बेसिक फॉर्मूला nRT अपॉन V। भाई RT अगर, अच्छा नहीं वो तो P होता है, PV होता है nRT के बराबर, तो R क्या हो जाएगा? PV अपॉन NT। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी थी बच्चों? एक्सटेंसिव। मोल्स कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव। हेलो, चलो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट कैपिटल C क्या है देखें। कैपिटल C है अब कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी कैपिटल C क्यों, इसी में आगे बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करके। उसके डिफाइन तो कर चुके हैं, एग्जांपल्स देखने पर। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अमाउंट से फर्क किसको पड़ता है? वॉल्यूम आधी करो आधी हो जाएगी। एनर्जी बच्चों अगर आधा, फॉर इंस्टेंस आपको 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक गर्म करनी है और आधी लीटर कोल्ड ड्रिंक गर्म करनी है, अगर आपको उससे हीट खींचनी है तो 1 लीटर को में हीट खींचने में ज़्यादा समय लगेगा, आधे लीटर में कम लगेगा। हेलो, हीट कैपेसिटी क्या होती है? अभी ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको आगे डिफाइन करेंगे। इंथैल्पी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आगे डिफाइन करेंगे। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। लेंथ आप खुद सोच सकते हो, आधा किया तो आधी हो जाएगी, तो ये तो पता ही है, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है तो एक्सटेंसिव है। मास आधा करोगे आधा हो जाएगा, पता ही है। यहाँ पे जो मैंने गोला बनाया बच्चों, ये सब हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करती है। हेलो,
Yes, sir. है ना। तो ये प्रॉपर्टीज क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करती है, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन ये याद रखेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एक्सटेंसिव, इनको अमाउंट से फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का तो मतलब ही है जो हीट का लेन देन ऑब्जर्व करे। तो अगर आप हीट का लेन देन ऑब्जर्व कर रहे हो तो हर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को इस चीज़ से फर्क पड़ेगा कि कितनी है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अभी आगे इन प्रॉपर्टीज़ को लेकिन हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो अच्छे से समझ भी लेंगे। कुछ नोट डाल रहे हैं बच्चों, यही नोट में यही है ये वाली बात। तो नोट में लिखा है द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। एग्जांपल लिखा है जैसे मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। और ये अलग से लिखा हुआ है कि मोल्स एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, तो मोलारिटी इंटेंसिव हो गया। साथ में एक बात और कह रहा है ये, यहाँ पे शायद इसने नेक्स्ट पन्ने में दिखाया होगा, ये लो पेज, हाँ ये देखो यहाँ छुपा हुआ था, यहाँ दिखा दिया इसने, देखो अच्छी बच्ची है। देखो बेटा यहाँ पे पता है क्या दिखाया जा रहा है, ये स्टिकी नोट वाली बात हटा देना, वो बच्ची ने अपने समझ में के लिए चिपकाया होगा। आप केवल ये बात समझो कि बच्चों कोई भी प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ अमाउंट से उसको फ़र्क पड़ रहा हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको कह दूँ वॉल्यूम, भैया आधा करो तो वॉल्यूम तो आधी हो जाएगी ना, हेलो। लेकिन अगर वॉल्यूम को ही मैं कह दूं मोलर वॉल्यूम, मतलब एक मोल के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वाली वॉल्यूम, तो सर अगर n मोल्स v वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, v बाय n। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव रेशियो तो इंटेंसिव हो गया, हेलो। तो बच्चों यही यहां पे बोला जा रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर पर मोल देखी जाए, कोई भी प्रॉपर्टी अगर पर मोल देखी जाए तो वो कहलाने लगती है मोलर प्रॉपर्टी। और कोई भी प्रॉपर्टी भले एक्सटेंसिव हो, अगर उसको मोल पर मोल आप देखने लगोगे, मतलब मोलर वैल्यू देखने लगोगे उस प्रॉपर्टी की, तो वो अपने आप इंटेंसिव बन जाएगी, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझते हो? Yes, sir. तो वही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इफ n इज मोल्स ऑफ मैटर, तो xm क्या है, मोलर प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है x, अगर उसको पर मोल देख लिया जाए, मतलब अपॉन n कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, दैट इज मोलर वैल्यू इज जनरली इंटेंसिव। बात समझ में आती है? और x, व्हाट इज x? x रिप्रेजेंट्स एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, और xm, ये xm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब मोलर प्रॉपर्टी। और मोलर प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, इंटेंसिव। कोई दिक्कत बच्चों, बोलना पड़ेगा? चलो आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंट टर्म से पहला है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्या होता है, इंग्लिश कह रही है द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर टू मेक एनी यूजफुल कैलकुलेशन बाय स्पेसिफाइंग क्वांटिटी या बाय स्पेसिफाइंग quantitatively क्या, each of the properties such as its pressure, volume and temperature as well as the composition of the system। अब ये इंग्लिश ज़्यादा हो गई बच्चों, आपको शायद बात नहीं समझ में आई होगी। देखो बेटा, स्टेट ऑफ द सिस्टम का अर्थ है कि मान लो आज कोई सिस्टम टाइम t इक्वल टू t1 पे जैसे मान लीजिए मैंने अभी चुटकी बजाई, ये इस क्षण में अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें हैं आपको डिफाइन करना है कि अभी की स्थिति इसकी क्या है, तो उसके लिए बच्चों आपको उसका स्टेट, उसकी स्थिति पता होनी चाहिए ना। स्टेट और स्थिति कैसे पता कर सकते हैं सर? बेटा स्टेट और स्थिति थर्मोडायनेमिकली हम पता करते हैं उसकी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को फिक्स करके। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि उसका टेम्परेचर, अभी मान लो स्थिति 1 है तो T1 कितना है, P1 कितना है, वॉल्यूम कितना है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये सारी जानकारियां कहलाता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। हेलो, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट आगे पूछ रहा है हमसे, पॉइंट क्रमांक 2 में बता रहा है हमको कि स्टेट एंड पाथ फंक्शन। अब स्टेट तो हो गया, स्टेट किसी सिस्टम का, अब ये स्टेट फंक्शन क्या है सर, और पाथ फंक्शन क्या है? इसकी इंग्लिश पढ़ने के पहले आपको मैं थोड़ा सा देसी हिंदी बता देता हूं। जैसे मान लो एक लड़का है राम था पॉइंट ए में,
राम पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। राम था पॉइंट ए में, अच्छा, राम पॉइंट ए से चला गया पॉइंट बी में, राम पॉइंट ए से चला गया पॉइंट बी में। हेलो हेलो, अगर मैं आपसे पूछूंगा राम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि सर इस सीधी लाइन खींचो और उस सीधी लाइन ए बी का वैल्यू बता दो। हेलो, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर राम सीधा आया कि नहीं है, आपने सीधे ये कह दिया कि सर ए से बी का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी कि लाइन, उसको ड्रॉ करो और उसकी लेंथ बता दो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ राम ए से बी आने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब आप मेरे से पूछोगे कि राम ने कैसा पाथ फॉलो किया सर आने के लिए, क्या वो सीधा आया, क्या वो घूम के आया, क्या वो और जिगजैग 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 करके आया। आप पूछोगे ना कि सर उसका पाथ कैसा था आने का। हेलो, तो शायद आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि थर्मोडायनेमिकली जब हम बात करेंगे कि कोई सिस्टम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में जा रहा है, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, हाँ सिस्टम के पाँव नहीं होते, वो चलेगा नहीं। मैं कहता हूँ एक डब्बा है, एक डब्बे में पानी पड़ा है, पानी का अभी का स्टेट क्या है तो कैसे बताओगे? T1 कितना है, N1 कितना है, V1 कितना है। हेलो, अब मान लो मैं इसको गर्म कर रहा हूँ या मैं इसको पहले थोड़ा सा उबाल करके थोड़ा सा गैस बना दे रहा हूँ और फिर मैं पूछ रहा हूँ अब, तो अब आप कहोगे हाँ सर अब T2 इतना हो गया, मोल्स इतने बचे, V2 ये हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो कभी भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाता है, हर वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जिनको या जिनकी वैल्यू को फर्क पड़े कि वो कैसे आया है स्टेट 1 से स्टेट 2 में, वो कैसे फंक्शंस कहलाएंगे? पाथ फंक्शन। और हर वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जिनको इस चीज से फर्क ना हो कि वो कैसे आया है, उनको सिर्फ फर्क हो कि भैया T1 कितना है और T2 कितना है। अब तुमने आग लगा के गर्म किया कि ठंडा करके कि पेट्रोल लगा के गर्म किया, उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा। हेलो, वो कहलाएगा स्टेट फंक्शन। मतलब स्टेट फंक्शन ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को बोला जाएगा जिनको केवल फर्क पड़ रहा हो इनिशियल और फाइनल स्टेट में, और पाथ फंक्शन ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को बोला जाएगा जिनको फर्क पड़ेगा कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में आए कैसे हो। तकलीफ नहीं सर, इंग्लिश पढ़ दे रहा हूं बच्चों में। यहाँ पे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है द फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन if its value depends only upon the state of the system and does not depend upon the path by which the state has been attained। कोई दिक्कत? चलो आगे बच्चों, पॉइंट क्रमांक 3। तीसरा पॉइंट है बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल a, पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जब कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं वो गैस हो सकता है, उस डब्बे के अंदर लिक्विड हो सकता है, वो कोई भी सिस्टम पॉइंट 1 से यानी कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में आए, लेकिन स्टेट 1 से स्टेट 2 में आने पे उसका टेम्परेचर फिक्स्ड रहे, टेम्परेचर फिक्स्ड रहे, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट। दूसरा है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? कहता है जब नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 में आया है लेकिन किसी ने हीट दी नहीं, किसी ने हीट ली नहीं, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। हेलो, नेक्स्ट। कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आए और प्रोसेस में प्रेशर चेंज ना हो तब हम कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम चेंज ना हो तो हम कहेंगे
आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आपको शब्द याद रहने चाहिए। नोट 2 में मैं इसको ग्राफिकली समझा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। मान लो वाई एक्सिस में प्रेशर प्लॉट कर रहा है, हम एक्स एक्सिस में वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हैं। तो बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में मान लो ये था हमारा स्टेट 1, तो हम स्टेट 1 से स्टेट 2 में आए। कैसे आए? वॉल्यूम सेम है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहोगे? आइसोकोरिक। स्टेट 1 से स्टेट 2 में गए, ऐसे प्रोसेस को क्या कहोगे? आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर सेम है। अब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। आइसोथर्मल के लिए शायद आपको एक कर्व पता है, क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल के लिए आपको गैसेस का केस मालूम है। आपको पता है गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मोल्स फिक्स्ड हो तो प्रेशर और वॉल्यूम कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप शायद जानते हो बॉयल्स लॉ से। हेलो हेलो तो yes, अगर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको पता है कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो शायद आइसोथर्मल एक ऐसा कर्व होगा, आप ये समझ सकते हो। कोई दिक्कत? अच्छा, अब बच्चों ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसका लॉजिकल रीजन भी मैं आपको दूंगा। क्या? कि अगर कोई प्रोसेस बच्चों एडियाबेटिक है ना, यानी कि वो हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, उसका कर्व भी होगा आइसोथर्मल जैसा, लेकिन उसका जो स्लोप होगा वो आइसोथर्मल से कम होगा। इसलिए मैंने आइसोथर्मल के नीचे बनाया है। कोई तकलीफ? हेलो सर। हाँ सर, ये एडियाबेटिक जो है ये हमको आइसोथर्मल तो समझ में आता है। अच्छा बच्चों, इस कर्व को हम लोग मैथमेटिकल भाषा में कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? अब ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसमें आइसोथर्मल ऊपर रहता है, एडियाबेटिक नीचे रहता है। पहली बात तो सर आइसोथर्मल का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है, ये हमको बॉयल्स लॉ से लॉजिक समझ में आता है। लेकिन एडियाबेटिक का ऐसे क्यों होगा, इसका जवाब, और ये आइसोथर्मल के नीचे क्यों होगा, इसका जवाब आपको मिलेगा। फिलहाल आपको केवल ये याद रखना है। कोई तकलीफ नहीं? आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट। अब पॉइंट क्रमांक 4 है हमारा बच्चों। ये पॉइंट क्रमांक 4 किस चीज़ में है बेटा? शायद थर्मोडायनेमिक टर्म्स में है ना, स्टार्मार्क? कि किस में है ये? नहीं, कैपिटल बी पढ़ रहे थे अपन इंट्रोडक्शन में। फिर कैपिटल सी पढ़े अपन। अच्छा, ये स्टार्मार्क, ये कैपिटल डी है। कैपिटल डी है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला है स्टेट क्या होता है, दूसरा है स्टेट और पाथ फंक्शन क्या होता है, और तीसरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कितने होते हैं, और चौथा है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आगे बढ़ सकता हूं? हेलो चलो, तो पॉइंट क्रमांक 4 है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब सुनो बच्चों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? अगर आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो आइए पहले इस चीज़ को समझा दूं। देखो बच्चों, मान लो बेटा ए और बी कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए और बी, भाई ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, हमको पता है ये आपस में टकराते हैं और टकरा के प्रोडक्ट बनता है सी और डी। हेलो, इसको मैं एक, आपको केमिस्ट्री है तो आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ। मान लो जैसे CH3Cl है, CH3Cl पे अटैक किया किसने? हमें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अब है क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं। सर OH माइनस, कार्बन पोलर होता है, ये प्लस माइनस होगा, तो ये माइनस इसके प्लस को अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? खुद सोच के प्रेडिक्ट करके बताओ बच्चों। CH3 के साथ आ जाएगा OH और Na के साथ चला जाएगा Cl। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये हो गया A, ये हो गया B, इन्होंने बना लिया C और D। बात समझते हो? अच्छा, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं और बस बना के चले हो जाएं, इसको कहते हैं
इरिवर्सिबल, जो लौट नहीं रहा। लेकिन एक्चुअल सच्चाई है बच्चों कि तुम बताओ, अगर ए और बी टकरा के सी और डी बना सकते हैं, तो क्या यहां पे भी सर ये वाली बात वैलिड नहीं है? कौन वाली बात? सोचो सर, यहां पे भी Cl तो माइनस ही है, यहां पे भी पोलैरिटी तो सर अभी भी प्लस माइनस होगी। क्या सर ये माइनस वापस अटैक करके यहां पीछे नहीं जा सकता? आपको हिंट तो ये लॉजिक तो लगेगा कि सर हो सकता है ना वापस भी आ जाए। हेलो, अच्छा, तो बच्चों ऐसे प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक्चुअली प्रोसेसेस भी दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल जो लौट भी सकते हैं और इरिवर्सिबल जो होने के बाद कभी भी नहीं लौटते। हेलो, ठीक है, आइए थोड़ा सा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को अब थर्मोडायनेमिकली डिफाइन करें। ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमें मिल गया है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस में बच्चों पहला पॉइंट हमने लिखा है कि एक आइडियल प्रोसेस होता है एंड टेक्स इनफाइनाइट टाइम। अब इसका मतलब ये समझो, इसका अर्थ समझो। अब अगर अभी तो रिवर्सिबल प्रोसेस सर आपने केमिस्ट्री के हिसाब से समझाया, थोड़ा सा फिजिकल एग्जांपल भी दो ना रिवर्सिबल प्रोसेस का। देखो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, फिजिक्स थोड़ा दिखती है तो समझ में आता है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है और अंदर पड़ी है गैस। मान लो गैस का जो प्रेशर है वो है 1 atm, कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हेलो हेलो, अब इस गैस के ऊपर बच्चों मैंने मान लो एक यहां पिस्टन के ऊपर मैंने एक बालू का ढेर लगा दिया। अच्छा, उतना बालू का ढेर लगाया कि अब ये पिस्टन यहीं रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर भी गैस का प्रेशर और बाहर बालू का भार है। जो सैंड पड़ी है बाहर, वो सैंड का कुछ भार है, उसका भार और अंदर का प्रेशर एक दूसरे को एकदम अभी कैंसिल किए इस पोजीशन पे। कोई दिक्कत? मतलब ये पिस्टन यहां से हिल नहीं रहा। हेलो हेलो, अच्छा, केस टू ये है कि यहां पे अभी फिर से वही पिस्टन सिलेंडर है, अभी भी वही गैस है और इस गैस का प्रेशर 1 atm। यहां पे मैंने एक सिटकिन्नी, एक लैच लगाई है, एक कुंडी लगाई है। जैसे मैं इस कुंडी को खोलूंगा, अब एक कुंडी यहां लगी है इधर पे। जैसे ही बच्चों मैं एक कुंडी को खोलूंगा, पहले तो ये कुंडी लगी है, ये यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्टॉपर दिस पिस्टन इज स्टक एट दिस लेवल। दिस पिस्टन इज स्टक एट दिस लेवल। वेट आउटसाइड, दिस पिस्टन इज स्टक एट दिस लेवल। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, अब इस सिचुएशन पे बिकॉज द पिस्टन इज स्टक एट दिस लेवल, तो वॉट एवर गैस इज देयर इट हैज अ प्रेशर ऑफ 1 atm। once I have removed this latch, let's say there's a latch over here, तो पिस्टन यहां आके रुक जाएगा। अच्छा, पिस्टन को यहां से यहां जब वो आ रहा होगा, क्या आप कभी भी whether you will be able to stop it रोक पाओगे? नहीं सर, वो एक फाइनाइट टाइम में विद इन अ सेकेंड, एक क्षण में वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ जाएगा। स्टेट 1 से स्टेट 2 में आने के बीच में क्या आप कभी भी इसको रोक सकते हो बेटा? अनटिल अनलेस आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। हेलो, नो सर। तो बच्चों वही वाली बात है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक फाइनाइट टाइम में हो जाता है और उस फाइनाइट टाइम में होने के दौरान वो कहीं भी रुकता नहीं है। सच अ प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। और फॉर इंस्टेंस, अब आप कर सेम काम रहे हो, आपको इस हाइट से मतलब लेट्स से फ्रॉम हेयर यू आर मूविंग द पिस्टन टू दिस लेवल, बट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आप सैंड का एक एक पार्टिकल को हटा रहे हो। एक एक पार्टिकल को जब आप हटाओगे तो ये बड़ा धीरे 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 स्टेट 1 से स्टेट 2 में आएगा। हेलो हेलो, यस सर। such a process where
फ्रॉम 1 to state 2 you can reach in infinite number of time. मतलब यू कैन नॉट बी श्योर सर एक एक बालू कड़ करके हटाएंगे तो मालूम नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, मालूम नहीं सर कब होगा. सच अ प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. अब खुद बताओ, स्टेट 1 से स्टेट 2 में लाने में एक एक बालू का कण हटा के अगर आप ये प्रोसेस करने की कोशिश करोगे तो यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, ये आइडियलिस्टिकली, ये बस किताबों में, ये बस स्टैटिस्टिकली अच्छा लगता है. प्रैक्टिकली ऐसा चेंज करना ईजी नहीं है. हेलो हेलो, यस सर. नाउ आई एम रीडिंग द कंटेंट. रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एक आइडियल प्रोसेस जो कि इनफाइनाइट टाइम लेता है होने में. इरिवर्सिबल प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो कि खुद ब खुद हो जाएगा. जैसे सिट किडनी हटाओ तो आपको गैस को बोलना नहीं पड़ेगा ऊपर जाओ, अपने आप एक्सपैंड करेगी. तो स्पॉन्टेनियस है एंड इट विल टेक अ फाइनाइट टाइम, फटाफट एक छोटे से टाइम फ्रेम में हो जाएगा. रिवर्सिबल में पॉइंट क्रमांक 2 है द ड्राइविंग फोर्स. अच्छा एक काम करो बच्चों, बस आज के लिए मेरे हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है. क्यों? क्योंकि आपको अभी हाइड्रोकार्बन्स भी रिवाइज करने हैं और उसके बाद आप ये जितना थर्मोडायनेमिक्स आज पढ़ा है उसको पढ़ोगे. इसके आगे अब थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकल है तो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. हेलो.